अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5 एफएससी सेकंड ईयर। इसमें होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस इक्वेशन में पहले बात कर लेते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है? होमोजीनियस इक्वेशन कोई भी फंक्शन है या इक्वेशन है इस टाइप की कि वो एक्स वाई दो वेरिएबल्स में है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसमें हमने x को रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय के एक्स, रिप्लेस y बाय के वाई। अगर ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो x की जगह हम लिख सकेंगे के एक्स, y की जगह लिख सकेंगे के वाई। इस तरह करने से अगर इसका जो रिजल्ट है वो इस टाइप का आ जाए कि k के ऊपर एक पावर आ जाए और दोबारा सेम टू सेम फंक्शन बन जाए, तो फिर हम इसे कहेंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे कि एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई, यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। इसमें हम रिप्लेस कर लेते हैं, जो भी मैंने बताया, रिप्लेस इसमें करते हैं, एक्स को के एक्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहां पे एक्स की जगह के एक्स लिख दूंगा, वाई की जगह के वाई, ये लिख दिया। इसके बाद यहां पे अगर आप पुट करते हैं वैल्यूज तो ये बनेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता है, के स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है, के स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाता है। के स्क्वायर कॉमन आने के बाद आप देखें कि ये जो फंक्शन था ये वही है जो पहले वाला था एफ ऑफ एक्स वाई। तो मैंने इसको ब्रैकेट को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स वाई क्योंकि उसके इक्वल है। लेफ्ट साइड में क्या है? एफ ऑफ के एक्स, एफ ऑफ के वाई। अब ये वाली आप फॉर्मेशन देखें जो मैंने यहां बताई है, ये वही फॉर्मेशन है। इसमें के के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन इसमें जो n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें जो k है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। और यहां पर जो उसकी पावर आ रही है n, या फिर यहां पे उसकी पावर जो आई है 2, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो डिग्री 2 आ गई एग्जांपल में, और वैसे जनरली जो मैंने बताई थी वो डिग्री n थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज में। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, पहले पेज 225 पे अगर देखें, होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। इसमें जनरल इक्वेशन जो बनती है वो ये है, ये जनरल इक्वेशन, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a का नाम दिया गया फिक्स, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h का नाम दिया गया है। ये दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है असल में। इसको हम ज्वाइंट इक्वेशन भी कहते हैं। ज्वाइंट इक्वेशन किन की है? स्ट्रेट लाइंस की, टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस की ये ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है। इसके क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज में हमने करने हैं। अब इस ज्वाइंट इक्वेशन में जिस दो, फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक m1x है, दूसरी कोई लाइन है m2x, दो लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस है। इनमें प्लस c नहीं है क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन की ज्वाइंट, ये होमोजीनियस ज्वाइंट इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती। सिंपली हम होमोजीनियस को कैसे पहचानते हैं? कोई कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं होती, उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखा कि एक्स वाई दोनों की पावर डिग्री हर इक्वेशन में अगर मिला के डिग्री उनकी देखी जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स के ऊपर पावर 2 है, वाई के ऊपर पावर 2 है, इन दोनों की पावर मिला लें तब भी पावर 2। हर टर्म में टोटल पावर 2 बननी चाहिए, या 3 बन जाए, या 4 बन जाए, या सेम बन जाए। अगर सेम बनती जाती है उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की। अगर तमाम जगहों पर पावर 3 बन रही होती तो डिग्री 3 की होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती। हमने सिर्फ होमोजीनियस डिग्री 2 की बात करनी है, उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने। तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, ये दो इक्वेशंस हैं। y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों का आप अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं, y माइनस m1x, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, वन इक्वेशन
एंड इक्वेशन नंबर 2 प्रोडक्ट अगर करते हैं तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, वाई जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा m2xy, m1xy यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं कि x वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाली वो पहले आ जाए, और ये दोनों जो टर्म्स हैं इसमें से आप माइनस कॉमन टेक कर लें, एक्स वाई को भी कॉमन टेक कर लें, तो वाई स्क्वायर जो टर्म है इसको लास्ट में लिख दें। ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनमें से मैंने माइनस कॉमन किया, एक्स वाई राइट साइड पे कॉमन कर दिया, ये वाली टर्म मैंने शुरू में लिख दी और ये वाली टर्म मैंने लास्ट में लिख दी। अब इसमें देखें कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है वो m1 m2 है, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो माइनस m1 प्लस m2 है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमने बना ली है, और इसमें क्या था कि m1 स्लोप थी फर्स्ट लाइन की, m2 स्लोप थी सेकंड स्ट्रेट लाइन की, ये दो स्ट्रेट लाइंस थी, एक की स्लोप m1 एक की स्लोप m2। अब जो जॉइंट इक्वेशन इनकी बनी है दोनों की, ये है दोनों की जॉइंट इक्वेशन इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की। इसमें दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट कहां पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और दोनों की स्लोप्स का सम कहां पे आ रहा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, लेकिन विद नेगेटिव साइन आ रहा है। अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, इसको हम यूज करेंगे, इसके जो एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें इसने यूज होना है, इसको आप याद रखिएगा। अदरवाइज हमने कोफिशिएंट्स को ए बी और 2h के नाम से याद रखना है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन का कंपैरिजन हम इसके साथ करके देख लेते हैं। कंपैरिजन जब इसके साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां पर m1 m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू a बनता है, ठीक है। वहां b इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, लिहाजा पहले b को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि b 1 नहीं है। अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो स्पेसिफिकली b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फिक्स नहीं करते, इसके कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, जैसे उसमें था 1 मैंने यहाँ भी 1 बना लिया। इसके बाद आप देखें m1 m2 दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो a ओवर b बना, और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है, m1 प्लस m2। यहाँ पे माइनस साइन है उसके साथ, उस माइनस को हम राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये माइनस लिख लिया। बाकी एक्स वाई का जो कोफिशिएंट था 2h ओवर b, तो ये दो स्लोप्स थी, दो स्ट्रेट लाइंस की, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस की, जिनकी मैंने जॉइंट इक्वेशन ये वाली बनाई थी। उनकी जॉइंट इक्वेशन अगर हमारे पास हो, उसमें वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 कर लें, तो फिर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा उसे हम क्या कह देंगे, वो a ओवर b है, और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा वो -2h ओवर b होगा। ये भी फॉर्मूले के तौर पर आप इसको भी याद कर लें। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज नंबर 227 पर भी इसको लिखा गया, ये दो फॉर्मूले लिखे गए हैं, आप इसको निशान लगा लीजिएगा वहां पर। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है 4.5, इसमें है जॉइंट इक्वेशन के क्वेश्चंस। होमोजेनियस इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है डिग्री 2 की। इसके बाद इसमें एंगल की बात भी आएगी, वो भी हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं, कोई भी इसमें से क्वेश्चन टेक कर लें। पहले जो क्वेश्चंस हैं 5 तक वो सारे इसी की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें लिखा है कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो लाइंस हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जॉइंट इक्वेशन है, दो लाइंस का प्रोडक्ट करके ये लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उन लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वो भी फाइंड करना है। पहले लाइंस को फाइंड करना है, फिर उनके एंगल को फाइंड करना है। एंगल के फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, अभी कर लेते हैं क्वेश्चन के जरिए से। इसमें आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। पहले आप मिड टर्म ब्रेक करके देखें, इसकी होती है 10 इंटू 5 50, तो 25 इंटू 2 बन जाएगा पेयर। तो आप लिख ले 25 प्लस 2 50 हो जाएगा, ये पेयर है। यहां से 5 कॉमन कर सकते हैं, 5x, तो आ जाएगा ये 2x माइनस 5y। यहां से y कॉमन कर लें, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं जिनकी जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन थी।
दोनों लाइंस का, दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, लिहाजा दोनों इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ये रिक्वायर्ड लाइंस हैं, ये रिक्वायर्ड लाइंस हो गई। अब हमें इनके दरमियान में जो एंगल है उसे फाइंड आउट करना है। लाइंस के दरमियान में एंगल हम पहले 4.3 में 4.4 में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं, इनमें से अगर इक्वेशन में से एंगल फाइंड करना हो दोनों लाइंस का, तो उस लाइंस के एंगल को फाइंड करने का जो इजी मेथड है वो ये है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है एंगल का। तो ये काम हम कर रहे हैं दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल को फाइंड करने के लिए। मिड टर्म ब्रेक हमने की थी दोनों लाइंस को फाइंड करने के लिए, अब एंगल फाइंड करने के लिए कंपैरिजन पहले होगा ताकि हमें एच, ए और बी तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो सकें। तो ये वाली वैल्यू किसकी होती है? ए की। इसी तरह ये वैल्यू है बी की, और ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है ये है 2h के इक्वल। यहां से आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लें, या फिर आप यहां से कंपैरिजन लिख लें पहले कि हमने कंपेयर किया है और ए बी की फलां वैल्यूज हैं, तो आप पुट कर लें डायरेक्टली। मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। h की वैल्यू क्या बनेगी? -23/2। h का स्क्वायर भी करना है, माइनस a इंटू बी, 10 इंटू -5 है, डिवाइड बाय a प्लस बी, 10 प्लस -5। ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं, मैंने यहां मेंशन कर दिया ए बी एच। ट्वेंटी 23 का स्क्वायर हमने करना है, तो 23 का स्क्वायर कैसे आएगा? $529 माइनस डिवाइड बाय 4, इसके बाद 10 इंटू 5 प्लस 50 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 माइनस 5, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 2 है, इसको आप लिख लें 529 प्लस 200 डिवाइड बाय 4। ये मैंने एलसीएम टेक किया है और डिवाइड बाय 5 है। 2/5 को एक साइड पे कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट से बाहर है, साइड पे लिखा जा सकता है। तो ये कितना बन जाएगा? 729/4। 729 का स्क्वायर रूट क्या आता है? ये भी हम करके देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 729 27 आ जाएगा। ये 2/5 27/2 कटिंग हो जाएगी 27/5। तो ये है tan थीटा इज इक्वल टू 27/5। इसका tan इनवर्स कैलकुलेट करना है आपने। tan को जब इधर लेके आएंगे तो थीटा मिल जाएगा आपको, तो tan इनवर्स इसका बन जाएगा 27/5 27/5 79.5 79.5 डिग्री इसका एंगल आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर। इसमें भी आप देख सकते हैं वाजे 3 इंटू 2 6 1 का पेयर बनेगा। इसी तरह से आप पेयर ओपन करेंगे, पेयर करने के बाद 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, अलग अलग 2 लाइंस मिल जाएंगी और फॉर्मूला फिर से यही। इसमें कंपैरिजन करके a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, 2h की वैल्यू 7 यानी h की वैल्यू आप 7/2 पुट करेंगे। सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है 16 9। इसमें आप पेयर देख लें कौन सा आएगा। 5 इंटू 2, ये ऊपर ही पेयर लिखा 5 2 का, 6 15, ये भी वही पेयर 6 और 15 का पेयर इसमें यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 और 16 का पेयर ही यूज हो जाएगा, यानी पेयर इसके ऊपर ही लिखे हुए हैं, ये और ये नंबर उसमें एज इट इज दोनों पेयर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इसमें सीकेंड अल्फा आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे इसी मेथड से सॉल्व होने थे, सेम टू सेम। पेयर बनाए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy सीकेंड अल्फा
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें करना क्या है, इसमें वही करना है कि आपने पहले दो लाइंस को कैलकुलेट करना है। अब इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती सीकेंट अल्फा की वजह से। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं की जा सकती तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से कर लें या वाई स्क्वायर से कर लें, या आपकी चॉइस है। मैं इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, 1 रह जाएगा, एक एक्स यहाँ कटिंग हो जाएगी, वाई ओवर एक्स बनेगा। यहाँ जब एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो इसे आप इकट्ठा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वाई और एक्स दोनों का। अगर आप इसे अरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना ये, तो पावर 2 पहले लिख लें आप, और 2 सीकेंट अल्फा वाई ओवर एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा, प्लस 1 आप लास्ट में लिख लें। यानी ये अब जैसे एक्स स्क्वायर होता है और माइनस एक्स होता है प्लस कांस्टेंट टर्म होती है, बिल्कुल उसी तरतीब में ये मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अब इसका मिड टर्म ब्रेक तो हो नहीं सकती थी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें y ओवर x, क्योंकि इक्वेशन y ओवर x में क्वाड्रेटिक है, इसलिए लेफ्ट साइड में x या y नहीं लिखा जाएगा, बल्कि y ओवर x जो कि वेरिएबल यहां पे है y ओवर x, इसमें पावर 2, y ओवर x की पावर 1 और y ओवर x वहां पे नहीं, कांस्टेंट टर्म। ठीक, a की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहां पे आता है -2 फॉर्मूले का, और आगे आना है b क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट पावर 1 वाली जो टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को लिखा जाता है, तो वो आएगी -2 सीकेंट अल्फा, -2b हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर करना है, ये b है जो कि x वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, यानी पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो b का स्क्वायर हो गया, -4 a क्या है, पावर 2 वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1, और c कांस्टेंट टर्म को कहते हैं वो 1 है, डिवाइड बाय 2, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की टर्म का एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया, y ओवर x ये बन जाएगा 4 सीकेंट अल्फा। इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 सीकेंट स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट एज इट इज डिवाइड बाय 2 4 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर -1 बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइड बाय 2 एज इट इज है, और इसके बाद 4 सीकेंट अल्फा, यहां पर माइनस आना था, 2 आना था, क्योंकि -b होता है, माइनस मैंने वो 2 दोबारा 2 बार लिख लिया था बाय मिस्टेक, तो इसे आप क्या लिखेंगे, खाली माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये +2 सीकेंट अल्फा हो जाएगा, और ये भी +2 सीकेंट अल्फा, क्योंकि -b होता है, ये सारा b था, ये माइनस है। अच्छा, इसके बाद यहां पर आप 2 सीकेंट अल्फा लिख रहे हैं, 4 हो गया, सीकेंट स्क्वायर -1 कितना होता है, tan स्क्वायर, इसे आप लिखें tan स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस, ये बन जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 2, ऊपर से आप 2 कॉमन टेक कर सकते हैं, तो क्या रह जाएगा, सीकेंट अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइड बाय 2 है, ये 2 आप कैंसिल कर दें, तो जो बाकी हमारे पास आया है वो है y ओवर x इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा। 2 इक्वेशंस चाहिए थी हमें, तो प्लस माइनस की वजह से 2 इक्वेशंस ही हमारे पास आ रही हैं, तो x को पहले आप राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 इक्वेशन, इनको सेपरेटली अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लें तो बेहतर है, दिस एंड द सेकेंड वन इज सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू एक्स आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइंस की, जो हमें रिक्वायर्ड थी, दोनों 1 एंड 2। इसके बाद हमें एंगल चाहिए, जो इनके दरमियान में एंगल है उसे हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं रेज करता हूं क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, क्वेश्चन का ये हिस्सा एज इट इज है, लेकिन एंगल फाइंड आउट करने के लिए समझ लें कि आप एक डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, उसमें यहां से उसका कोई लिंक मौजूद नहीं है।
वैसे दो लाइंस अगर हमारे पास आ चुकी हैं उसके ज़रिए से, या M1 M2 वाला जो फॉर्मूला 4.3 या 4 में हमने पढ़ा था उसके ज़रिए से किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इजी वे यही होता है जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। आप पहले कंपैरिजन करते हैं, इसका a की वैल्यू 1 आती है, इसका कोफिशिएंट होता है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है -2 सीकेंट आ रहा है यहाँ पर, वो क्या होता है 2h। ये 2h की वैल्यू है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सीकेंट अल्फा आ जाएगी। और इसमें b की वैल्यू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है। इसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस वो फाइंड आउट करना है, वो बनेगा tan थीटा। पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसी फॉर्मूले से h स्क्वायर माइनस AB ओवर a प्लस बी। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। tan थीटा इज इक्वल टू 2h की वैल्यू इसमें माइनस सीकेंट अल्फा है, इसे आप लिखें स्क्वायर माइनस a इंटू बी स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी। ठीक है, यही आएगा 2, ये बना सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा, ऊपर स्क्वायर रूट है, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर दें, tan अल्फा। दोनों साइड्स पर tan है, tan थीटा पे अप्लाई हो रहा है, tan अल्फा पे अप्लाई हो रहा है और दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आप tan अप्लाई ना भी करेंगे तो एंगल आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा एंगल जिस पर tan अप्लाई करें और कोई दूसरा एंगल्स पर tan अप्लाई करें आंसर सेम आ जाए, तो वो कहाँ पे हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाले एंगल्स हो सकते हैं या फिर थर्ड वाले हो सकते हैं। एक फर्स्ट का दूसरा थर्ड का भी हो सकता है, जैसे tan 45 डिग्री और tan 180 प्लस 45 यानी 135 नहीं, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर एंगल 45 है, ये फर्ज कर लें थीटा है, यही वाला अल्फा भी हो सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि 180 में अगर आप 45 ऐड करें, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 एंगल जो बनता है वो कितना बनेगा 225 पे भी देखा जाए तो एंगल यही बनेगा। तो एंगल थीटा की वैल्यू 225 हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 225 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 45 हो सकती है, एक की 45 दूसरे की 225 भी हो सकती है। लेकिन हमने जो एंगल देना है दो लाइंस के दरमियान में, वो आपको पता है दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 से लेस होगा। ये वाला एक एंगल एक्यूट है, एक एंगल ऑब्ट्यूस है, लेकिन जो ऑब्ट्यूस है वो भी आप जानते हैं कि 180 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए लाजमी तौर पर हम यही बात लिख सकते हैं कि थीटा और अल्फा आपस में इक्वल हैं, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। दो लाइंस के दरमियान में एंगल है तो यही रास्ता है। अगर लाइंस के दरमियान में एंगल ना होता, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता, तो फिर लाजमी नहीं था कि थीटा और अल्फा बराबर भी होते। अनइक्वल एंगल्स पर भी tan अप्लाई करने से आंसर सेम आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप अप्लाई करके देख लें, tan 45 देख लें 1 आएगा, tan 225 भी 1 ही आएगा। तो इस वजह से मैं इसको लिखता हूं tan 45 tan 225, दोनों का आंसर 1 आ रहा है। अब दोनों यहां पर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, तो इस सूरत में क्या ये एंगल आपस में इक्वल हैं? ये एंगल तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जब दो लाइंस की बात होगी तो दो लाइंस के दरमियान में एंगल या तो 90 से लेस होगा या 180 से लेस होगा और 90 से ग्रेटर होगा। दो ही सूरतें हो सकती हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, और 225 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। इस वजह से हम दो लाइंस के बारे में जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से एंगल लेंगे, यानी एक्यूट एंगल लेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि tan थीटा और tan अल्फा अगर आपस में इक्वल हैं, इस वजह से थीटा और अल्फा भी आपस में यकीनन इक्वल ही हैं और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये वजह है कि थीटा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो अल्फा के बराबर ही होगा। जो भी यहाँ पे अल्फा होगा क्वेश्चन में, वही दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल है। तो एंगल के बारे में थोड़ी सी बात होगी, मजीद हम इसमें बात करें। अगर tan थीटा जो मैंने फॉर्मूला लिखा था h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी, अगर दो लाइंस आपस में इस तरह से हैं कि उनका आपस में एंगल 90 डिग्री का है, तो उस सूरत में
ए प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, ए प्लस बी की वैल्यू 0 होगी। इसे इफ एंड ओनली इफ में आप कह सकते हैं। थीटा जब भी 90 होगा ए प्लस बी 0 होगा, जब ए प्लस बी 0 होगा थीटा 90 होगा। दूसरी बात, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाता है तो फिर दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल 0 होगा, यानी ये कंडीशन होगी कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या सेम ही लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, जिस तरह की भी एक ही डायरेक्शन में, तो उनके दरमियान में थीटा 0 होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 7 है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ऐसी लाइंस की जो कि ओरिजिन में से पास कर रही हैं और इन दोनों पर परपेंडिकुलर भी हैं। अभी तक हमने 4.5 में जो क्वेश्चंस किए हैं उन तमाम क्वेश्चंस में जो लाइंस आई हैं वो ऐसी लाइंस ही आई हैं कि जो ओरिजिन में से पास कर रही हैं। ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन को कैसे चेक किया जाता है, उसमें आप 0 0 पुट करते हैं एक्स और वाई की जगह पे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती हैं। अगर इक्वल आती हैं तो उसे हम कहते हैं कि लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और जो हमने होमोजीनियस इक्वेशंस यहाँ पर पढ़ी हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म होती नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म उसके अंदर नहीं है तो उसका मतलब यही है कि वो ओरिजिन में से पास कर रही होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू m1x नहीं बल्कि हम इनकी सिर्फ स्लोप्स लेट करेंगे। लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। अगर गिवन लाइंस की m1 और m2 स्लोप्स हैं तो हमने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में जो पढ़ा था कि ये कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है, दो लाइंस का ये प्रोडक्ट है, उससे बनी हुई है। तो फिर इस सूरत में इनकी स्लोप्स का सम कितना पड़ा था, पेज नंबर 225 मैंने बताया था, वो भी आपने निशान लगाया, क्या था, -2h ओवर b के इक्वल आनी चाहिए। और इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, a ओवर b। वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, दोनों इक्वेशंस का सम हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आ जाएगी, m इंटू m2 की वैल्यू भी आ जाएगी। चलें जी, -2h की वैल्यू, 2h की वैल्यू है ना ये वाली, एक्स वाई का जो कोफिशेंट है वो बनता है वो बनता है 2h। तो आप लिख लें -2h की वैल्यू बनेगी -2 tan अल्फा डिवाइड बाय b की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आंसर बनेगा 2 tan अल्फा। ये m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई। m1 इंटू m2 की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू a ओवर b। a कोफिशेंट होता है एक्स स्क्वायर का 1, b -1, वाई स्क्वायर का कोफिशेंट है। तो m1 m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब जो स्लोप्स हमें लेट करनी है यहाँ पर, यहाँ लिखनी है, वो कौन सी लाइंस की स्लोप्स होंगी जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये गिवन लाइंस की स्लोप्स हमने लेट की थी m1 m2, उसके ज़रिए से हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, इनका सम और इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जब -1 आता है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये तो बात हमें श्योर है, पहले से 4.3 4.4 में हमने इसको पढ़ा था। अब हम जो लाइन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ऐसी लाइन्स हैं जो इन दो लाइन्स के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अगर एक लाइन की स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन जो रिक्वायर्ड है हमें और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 ओवर m1। और जो इस लाइन जिसकी स्लोप m2 है, उस लाइन पर जो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है जो हमें रिक्वायर्ड है, उसकी स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1 ओवर m2। जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप ये है, उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका
और जो इस पे परपेंडिकुलर है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। वो दोनों मैंने यहां सपोज कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं वो फिर क्या होंगी, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं, कंडीशन ये भी है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए। पासिंग थ्रू ओरिजिन में जब आप 0 0 पुट करते हैं एक्स वाई की जगह तो लेफ्ट राइट इक्वल आनी चाहिए। दूसरी बात, उनमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो इसीलिए मैंने y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। जो अमूमन हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करते हैं वो ये वाली करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c अगर लिखते हैं तो ऐसी लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन में से पास नहीं करती। जब c 0 होगा, c को खत्म कर देंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जो एम एक्स बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स, वो ऐसी लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और हमें जो लाइंस रिक्वायर्ड हैं वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइंस हैं। इसलिए मैंने वहां पर प्लस c नहीं लिखा, और स्लोप m है, यहां पर स्लोप -1 ओवर m1 है, तो वहां m की जगह उसकी स्लोप आएगी, और सेकेंड लाइन की स्लोप ये वाली यूज होगी, y इज इक्वल टू -1 ओवर m2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, m1 इधर मल्टीप्लाई कर लें, x को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें, इसी तरह m2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, x को भी इधर शिफ्ट कर लें, तो x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों की जॉइंट इक्वेशन चाहिए। इसी वीडियो के शुरू में जॉइंट इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने बताया था कि दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, उनकी जॉइंट इक्वेशन बन जाती है। तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होगी x के साथ तो बनेगी m2xy, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे m1xy, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगी। यहां से रेज करके लिख लेते हैं, ये वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने रेज नहीं की। इसको लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन कर लें, m1 प्लस m2, एक्स वाई हमने यहां से कॉमन किया हुआ है, और m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग वैल्यूज, इनकी जो वैल्यूज हमने यहाँ बनाई हुई हैं ऑलरेडी, ये वाली दोनों, इसको पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा और एक्स वाई साथ है, प्लस m1 m2 की वैल्यू -1 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस या रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ये आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ द रीजन रिक्वायर्ड है, बाउंडेड बाय 10x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 21y स्क्वायर। अब ये जॉइंट इक्वेशन लिखी हुई है, दो लाइंस हैं उनकी जॉइंट इक्वेशन है, ये हमें सेपरेट करनी पड़ेंगी दोनों लाइंस, और एक लाइन हमें ये वाली गिवन है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 4.4 क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 3 लाइंस हमें गिवन है, 3 लाइंस हैं और तीनों एंगल्स, तीनों लाइंस के दरमियान वाली जो रीजन होती है वो हमेशा ट्रायंगुलर रीजन ही बनती है। जैसे कि ये 3 लाइंस हैं तो ये ट्रायंगुलर रीजन रिक्वायर्ड है। असल में तीनों में से एक लाइन हमें गिवन है और बाकी 2 लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है। पहले इन जॉइंट इक्वेशन को हम सेपरेट करके सिंगल इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है, हमें ये फाइंड करेंगे और फिर इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले आप इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लें। 10 इंटू 21, मिड टर्म ब्रेक से क्या हासिल होगा, 10 इंटू 21,
ये पेयर बनता 14 और 15 का। 5x कॉमन कर लें, 2x माइनस 3y प्लस यहाँ से 7y कॉमन कर लें, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y 5x प्लस 7y। ये दो लाइंस हैं जिनकी इक्वेशंस हमें गिवन नहीं थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस हैं ये, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। अब ये तीन लाइंस हमारे पास हैं। 4.4 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपको कॉमन पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया। तीन लाइंस हमारे पास हैं, जैसे एक्सरसाइज मैंने बताई पहले भी 4.4 क्वेश्चन नंबर 14। तीन लाइंस हमारे पास मौजूद हैं। तीनों में आपने क्या करना है, पहली दो लाइंस, फिर दूसरी दो लाइंस, फिर पहली और तीसरी लाइंस, इन तीनों लाइंस का हमने बारी बारी इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएंगे फिर हम उन्हें एक फॉर्मूले में पुट कर देंगे जिससे एरिया ऑफ रीजन हमें मिल जाएगा। तो इन लाइंस को हम नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। पहली जो दो लाइंस हैं आपको पता है ये कौन सी लाइंस हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा, कॉमन पॉइंट इनमें कौन सा है, दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, इसलिए 0, 0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। तो एक पॉइंट हमें मिल चुका है, दो पॉइंट्स हमें मजीद रिक्वायर्ड है। अब फर्स्ट का और थर्ड का कर लेते हैं, सेकंड का और थर्ड का भी कर लेंगे। पहले सेकंड थर्ड का कर लेते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का एक तरीका वही है जो मैं यहाँ पे करूँगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली जिस तरह भी आप सॉल्व करते हैं, जो भी तरीके होते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमें कॉमन पॉइंट चाहिए, एक्स वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो ईजी वे और शॉर्ट मेथड ये है कि आप एक्स के नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, माइनस वाई के नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, 1 के नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये दो लाइंस हैं। मैंने x लिखा, x का कोफिशिएंट छोड़ दें, y का कोफिशिएंट लिखें और कांस्टेंट टर्म लिखें इस लाइन की, वो लिख दी। सेकंड रो में मैंने सेकंड लाइन की तरफ जाना है, x का कोफिशिएंट 1 है, छोड़ देना है, x को छोड़ दिया, y का कोफिशिएंट लिखें और कांस्टेंट टर्म लिखें। डिटर्मिनेंट लिखा गया। सेकंड डिटर्मिनेंट है ऊपर माइनस y है, इसमें अब आपने y को छोड़ देना है, x का कोफिशिएंट लिखें और कांस्टेंट टर्म लिखें। कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, 0 है। इसमें भी आप y को छोड़ दें, x का कोफिशिएंट लिखें सेकंड रो में और कांस्टेंट टर्म लिखें सेकंड रो में। ठीक, 1 के नीचे क्या लिखना है, 1 के नीचे आपने 1 यानी कांस्टेंट को नहीं लिखना, x का कोफिशिएंट लिखें इसी इक्वेशन का, फिर इसका y का कोफिशिएंट लिख दें फर्स्ट रो में, सेकंड रो में इसका x कोफिशिएंट इसके y का कोफिशिएंट लिख दिया। डिटर्मिनेंट्स हमने लिख दिए। प्रैक्टिस अगर आपकी ज्यादा होगी तो आप इजीली डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां x के नीचे क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, x ओवर 7 माइनस 0 माइनस y ओवर 5 माइनस 0 1 ओवर 5 माइनस 7। तो x माइनस 7 y ओवर 5 1 ओवर माइनस 2। यहां से x बाई 7 तीनों आपस में इक्वल है ना, तो आप किसी को भी आपस में इक्वल लिख सकते हैं। x को कांस्टेंट के इक्वल लिख दें, y को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिख देते हैं। तो रिजल्ट क्या बनेगा, x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2। इसी तरह माइनस y ओवर 5 को भी इसी के इक्वल लिख दें, ये लिख दिया। यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 7 ओवर 2, y की वैल्यू आ गई 5 ओवर 2। तो पॉइंट मिल गया माइनस 7 ओवर 2 5 ओवर 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है 2 और 3 का। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए 1 और 3 का भी। तो दो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, इसके साथ हमने 0, 0 फाइंड आउट किया हुआ है। ये दो हमने फाइंड आउट किए, इसको मैं रेज कर देता हूं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। पहली और तीसरी लाइन है,
इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3। वही मेथड है, x के नीचे आपने डिटर्मिनेंट लिखना है, y के नीचे डिटर्मिनेंट एंड 1 के नीचे भी आपने डिटर्मिनेंट एक लिखना है। x के नीचे जो डिटर्मिनेंट लिखना है इसको छोड़ दें क्योंकि फर्स्ट और थर्ड है, तो फर्स्ट के पहले आप कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, x को नहीं लिखना, y के कोफिशिएंट को लिखना है -3, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। अब उसमें x के कोफिशिएंट को नहीं लिखना, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, y के कोफिशिएंट को नहीं लिखना, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, y को नहीं लिखना, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब आते हैं 1 के नीचे, 1 के नीचे कांस्टेंट को नहीं लिखना, 2 को लिख दें x का कोफिशिएंट, -3 को लिख दें y का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इस बार नहीं लिखी, इनको इरेज कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अब x के नीचे वैल्यू बन जाएगी -3, डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपेंड करते हैं पहले भी किया, 2 और 2 -3, 2 + 3 5 आ जाएगा। x -3 को आपने इक्वल लिखना है 1/5 के, इसी तरह y वाली टर्म को भी आपने पहले इसको इसके इक्वल लिख दिया, अब इसको इसके इक्वल लिख दिया। x की वैल्यू -3/5 आ जाएगी, y की वैल्यू -2/5 आ जाएगी। एक और हमारे पास पेयर आ गया -3/5 और -2/5, 3 पेयर हमने पूरे कर लिए। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, -3/5 -2/5, इनको रेस कर देते हैं। असल में हमें क्या रिक्वायर्ड था, एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन के लिए हमने क्या कुछ किया, पहले जॉइंट इक्वेशन थी, सिंगल इक्वेशंस बनाई, फिर तीनों के बारी बारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एरिया ऑफ रीजन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट -7/2 एक पॉइंट एक्स वाई लिखे, दूसरे पॉइंट के एक्स वाई लिख लें, तीसरे पॉइंट के एक्स वाई लिख लें और लास्ट जो कॉलम है उसमें 1 1 लिख दें। इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करें, ये जो 1 है ये सेकंड रो में यहाँ पे है, आप इसे एक्सपेंड कर लें। अगर हम 0 0 को ऊपर लिख लेंगे तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, 0 0 को ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से एक माइनस हमें इजाफी लगाना पड़ रहा है, तो इस वजह से इस पॉइंट को ऊपर कर लेते हैं। इनमें पॉइंट ऊपर नीचे लिखने से, तरतीब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक माइनस के साइन का फ़र्क पड़ेगा आंसर में, और एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस का साइन आप निगलेक्ट कर देंगे, तो इस वजह से कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे आप कर लें एक्सपेंड फ्रॉम R1, R1 में 0 -0 + 1, 1 के आगे 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। 0 इसलिए कि 0 के साथ हमने ये वाला डिटर्मिनेंट लिखना था, उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 0 होना था, तो आंसर 0 ही आना था अल्टीमेटली, तो मैंने 0 ही लिखा रहने दिया। सेकंड टर्म भी 0, उसका भी डिटर्मिनेंट जो आना था इनको लिखना था वो भी 0, और लास्ट में ये 1 है डिटर्मिनेंट, अब ये वाला आएगा। ये एंट्रीज हम यहाँ लिखेंगे, -7/2 -3/5, 5/2 -2/5, 1/2 इनका प्रोडक्ट है, -7/2 -2/5 माइनस फॉर्मूले का है 5/2 -3/5, ये बन जाएगा 2 कैंसिल आउट होने के बाद 7/5, यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 3/2, इनका एलसीएम कर लें, 10 आ रहा है, 14 15 29/20, 29/20 ये रिक्वायर्ड एरिया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया।